नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में एक बार आप सभी का फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़े रहिए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए आईपीसी के वीडियो लेक्चर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुनते रहिए हमारे वीडियो लेक्चरों को। आपको किसी भी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर ही देखना है। इससे क्या होगा कि आप किसी भी टॉपिक को सुन रहे हैं तो वह टॉपिक आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे कि हेडफोन लगाना है, पेन लेना है, कॉपी, बेरेक्ट, किताब इत्यादि चीज़ों को आपको साथ में उपयोग ज़रूर करना है वीडियो सुनते समय। इससे क्या होगा कि जब आप वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको सारी वीडियो या आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, तो फिर मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार की आप देख रहे हैं कि हम कई सारे वीडियो लेक्चर अभी तक बना चुके हैं और आगे भी आपको इसी तरह वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबाए रखना है। इससे क्या होगा कि आपको जब भी नया वीडियो गिरता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। यानी आपको वीडियो को सर्च करने की आवश्यकता नहीं है कि कब वीडियो गिर रहा है। जैसे ही वीडियो गिरता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए आपको बेल आइकन दबाए रखना है। और जो नए जुड़ रहे हैं जेएफ लॉ क्लासेस से या जेएफ लॉ क्लासेस के परिवार से, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो नहीं देखी है तो आप जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है और उस प्लेलिस्ट में जा कर के आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि वीडियो लेक्चर नहीं है, क्रम वाइज नहीं है। बिल्कुल सेक्शन वेस क्रमबद्ध तरीके से मैंने आपको वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 के बारे में प्रावधान करता है। अब इससे पहले हम चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 8 तक जब हम पढ़ चुके हैं तो उसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किसके बारे में प्रावधान करता है, कौन सा चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, चैप्टर का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं इन चैप्टरों को आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। रेंज और चैप्टर का नाम, तो इससे क्या होगा कि आप की समझ में आ जाएगा या आपकी रेंज में आता रहेगा कि कहाँ पर क्या याद रखना है। आपको चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो 1 की जो रेंज है वो तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 5 तक बताई गई है आईपीसी में।
अब चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 1 है प्रारंभिक, मतलब स्टार्ट होता है सभी चैप्टरों का लगभग नाम प्रारंभिक होता है, जो सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 तक बताया गया है। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 आता है, अध्याय 2 है, वो सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52 ए तक प्रावधान करता है। सेक्शन नंबर 6 से लेकर 52 ए तक। अब चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में। चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 प्रावधान करता है। ये अध्याय 2 है। अब अध्याय 3 की बातें करते हैं हम, तो अध्याय नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 53 से लेके 75 तक अध्याय 3 आता है। अब जो अध्याय 3 है वो है दंडों के विषय में। जो दंडों के बारे में प्रावधान करता है वो हमारा अध्याय नंबर 3 करता है। अब मैं आपसे अध्याय नंबर 4 की बात करूं, तो अध्याय नंबर 4 जो जाता है 76 से लेके 106 तक जाता है, जो कि बताता है साधारण अपवाद के बारे में। साधारण अपवाद के बारे में बताता है अध्याय नंबर 4। अध्याय 5 के बारे में बात करता हूं, तो अध्याय नंबर 5 सेक्शन नंबर 107 से 120 यानी 107 से लेकर 120 तक, 107 से लेकर 120 तक अध्याय नंबर 5 जाता है, जो बताता है किसके बारे में? दुष्प्रेरण के बारे में। अध्याय नंबर 5 है हमारा दुष्प्रेरण से संबंधित। अब अध्याय नंबर जो 5A है, इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया है, वो 1913 में जोड़ा गया था। अध्याय नंबर 5A जो आपराधिक षड्यंत्र के बारे में प्रावधान करता है। आपराधिक षड्यंत्र, ये आपको आपराधिक षड्यंत्र के बारे में प्रावधान करता है। इसका सेक्शन है 120A और 120B, इसके 2 सेक्शन हैं। अब आता है अध्याय नंबर 6। अध्याय नंबर जो 6 बात करता है, तो अध्याय नंबर 6 121 से लेके 130 तक। अब 121 से लेके 130 तक प्रावधान करता है। ये कहता है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी जो ऑफेंस हो रहे हैं वो राज्य के विरुद्ध हो रहे हैं। अब अध्याय नंबर 7 आता है। अध्याय नंबर 7 है हमारा सेना से संबंधित अपराधों के विषय में। तो सेना से संबंधित जो अपराध है वो 131 से लेकर 140 तक प्रावधान करते हैं। अब मैं आपको अध्याय नंबर 8 के बारे में और बता देता हूँ। हमारा एक लास्ट से अध्याय रह गया है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ख़त्म किया है। तो अध्याय नंबर 8, इसकी रेंज में बता दूं तो 141 से लेकर 160 तक जाती है। इसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं लगभग। एक तो अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, और दूसरे आता है बलवा और दंगा। ये 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब आज जो हम अध्याय की बात करने वाले हैं, जो नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो अध्याय हमारा अध्याय या चैप्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको चैप्टर, अध्याय नंबर 9। अब अध्याय नंबर 9 के बारे में या चैप्टर 9 के बारे में हम बात करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 9 है वो है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। यानी इसमें जो अपराध करते हैं वो कौन करते हैं? लोक सेवकों द्वारा अपराध किया जाता है।
किसके द्वारा अपराध किया जाता है? तो जी अपराध किया जाता है लोक सेवकों के द्वारा। अब जी जो अपराध होता है तो लोक सेवकों के द्वारा होता है, तो इसकी जो रेंज आती है, तो इसकी जो रेंज 161 से लेके 171 तक इसकी रेंज जाती है। अब 161 से लेके 171 तक प्रावधान करता है हमारा अध्याय नंबर 9। लेकिन इसमें क्या है, 161 से लेके 165 तक, 161 से लेके 65 ए तक जो प्रावधान है या जो सेक्शन है उनको निरस्त किया गया है। क्या किया गया है? निरस्त किया गया है। अब ये निरस्त कब किया गया है, तो इसके बारे में आप एक बार देख लें कि इनको जो निरस्त किया गया है वो किया गया है 1988 में। सेक्शन नंबर 161 से लेके 165 ए तक ये निरस्त किया गया है 1988 में। अब 1988 में किया गया है, तो 1988 में हमारा एक एक्ट बना था, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का बना तो उसी समय आईपीसी से इन धाराओं को निरस्त कर दिया गया। 161 से लेके 165 ए तक की धाराओं को निरस्त किया गया। तो इसमें जो लोक सेवकों द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनके बारे में अब हम एक सेक्शन बेस पढ़ते हैं कि किस सेक्शन में क्या बताया गया है। तो ये आई एक एक सेक्शनों को हम देखते हैं। तो जो 166 सेक्शन है हमारा, 165 ए तक तो आपने पढ़ ही लिया। अब आता है 166 और 166 ए। आपको देखो दोनों ही सेक्शन एक साथ पढ़ने हैं, 166 और 166 ए, दोनों सेक्शन आपको एक साथ पढ़ना है। अब 166 ए कहता है, मैं आपको इसकी हेडिंग बता देता हूं कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारक करने की आस से विधि की अवज्ञा करता है। मान लीजिए एक लोक सेवक है, देखिए आपको इसमें जो पढ़ रहे हैं मैन वो हो रहे हैं लोक सेवकों द्वारा अपराध का किया जाना। अब इसमें हो रही है विधि की अवज्ञा। विधि की अवज्ञा, विधि की अवज्ञा का मतलब ये है कि विधि का पालन ना करना। अब विधि की अवज्ञा जो लोक सेवक कर रहा है वो किस आस से कर रहा है? दूसरे व्यक्ति को क्षति कारक करने की आस से। दूसरे व्यक्ति को क्षति कारक करने की आस से लोक सेवक क्या कर रहा है? विधि की अवज्ञा कर रहा है। चलिए मैं इसको अंदर पढ़ के ये आपको एक बार बता देता हूं। जो कोई लोक सेवक होते हुए, मान लीजिए कोई व्यक्ति लोक सेवक के पद पर आसीन है, यानी पद पर है, लोक सेवक बना हुआ है, तो विधि के निर्देश के अधीन जो ढंग बताया गया है विधि ने, उस ढंग से लोक सेवक क्या है? काम नहीं कर रहा है, यानी आचरण ऐसा नहीं है जिस तरीके से विधि में बताया गया है, और वो क्या है? दूसरे व्यक्ति को क्षति कारक करने के आस से ऐसा काम करता है, तो 161 के अधीन लोक सेवक दोषी माना जाएगा। चलिए इसका एक दृष्टांत दिया गया है, बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, इसके बारे में हम देख ही लेते हैं। इसमें बताया गया कि ये एक लोक सेवक है, ये यानी का कौन है? लोक सेवक है। का जो एक लोक ऑफिसर है, ऑफिसर, और न्यायालय द्वारा यह के पक्ष में दी गई डिग्री की तुष्टि के निष्पादन की संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये ऑफिसर है और इसको न्यायालय ने
मान लीजिए बी न्यायालय है। अब न्यायालय ने क्या दिया, आदेश दिया कि आपको उसकी संपत्ति से निष्पादन करना है। अब या क्या करता है, जो या को क्षतिकारक करेगा, या जानते हुए विधि के निर्देश की अवज्ञा करेगा, तो का ने क्या किया है, एक अपराध किया है। क्योंकि वो डिक्री जो दी गई थी वो या के पक्ष में दी गई थी। किसने, बी ने। किसको दी गई थी, ए को। लेकिन जो या है ना, या के न्यायालय ने आदेश दिया और ए ऐसा काम नहीं करता, तो विधि के निर्देश की अवज्ञा का पालन माना जाता है। अब आता है 166 ए। 166 ए। अब 166 ए कहता है कि विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा। इसमें कह रहा था विधि की अवज्ञा, क्षतिकारक करने की आशा। अब इसमें कहता है जो कि विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा, यानी विधि ने पहले से डायरेक्शन किए गए हैं कि ये काम करना ही है, निर्देश की अवज्ञा। तो मान लीजिए विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा का मतलब कैसे पालन किया जाए। मान लीजिए एफआईआर ना लिखना। एफआईआर लिखना एक लोक सेवक का कर्तव्य है, यानी पुलिस थाने के जो भारसाधक अधिकारी होते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति आता है तो एफआईआर लिखें और उनको एक प्रति दी जाए। तो ये सारे काम हैं, यदि ये नहीं करते हैं तो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। इसके मान लीजिए 3 वो दिए गए, मैं तीनों को आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला वाला जो कहता है कि विधि के किसी ऐसे निर्देश की, यानी विधि के किसी ऐसे निर्देश की जो उसके अपराध, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति स्थान की उपस्थिति प्रतिसिद्ध किया गया है और वहाँ पर कोई व्यक्ति को अन्वेषण के लिए बुलाता है, तो उसकी अवज्ञा मानी जाएगी। दूसरा कहता है किसी ऐसी रीति से जो अन्वेषण करेगा जो विधि के अधीन अवज्ञा करता है। मान लीजिए ये अन्वेषण को, ये एक लोक सेवक है और अन्वेषण कर रहा है, मान लीजिए रात्रि में गिरफ्तार करने के लिए या रात्रि में कहीं भी प्रवेश करने के लिए आवत नहीं है, और ये रात्रि में गृह प्रवेश करते हैं नॉर्मल स्थिति में, तो ये क्या है, निर्देश की अवज्ञा है। अब मान लीजिए कि विधि के निर्देश के अधीन कोई अवज्ञा हो जाती है, लोक सेवक द्वारा मान लीजिए नहीं माना जा रहा है, तो फिर क्या है, इस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो इस स्थिति में किया ये जाएगा कि जो कारावास होगा ना, तो वो कठोर कारावास होगा। कारावास कैसा होगा, कठोर। लेकिन कितना होगा, 6 माह से कम नहीं होगा, 6 माह से कम नहीं होगा, किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगा, प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। ये चीज़ें देखने को हमको 166 में मिलेंगी। अब 166 भी बहुत अच्छा सेक्शन है, इसके बारे में आपको आना चाहिए। मान लीजिए 166 बी ये कहता है, 166 बी, 166 बी पीड़ित का उपचार ना करने के लिए दंड। अब देखना, इसमें पीड़ित का उपचार ना करने के लिए दंड। मान लीजिए ये पहले से ही पीड़ित है और बी यानी उपचार का मतलब जो अस्पताल में है वो उपचार नहीं करते हैं, तो 166 बी के तहत दोषी माने जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते कि सीआरपीसी सेक्शन 357 सी का पालन ना करने पर जो दंडनीय माना जाएगा वो 166 बी में
दंडनीय माना जाएगा। अब इसकी अंदर की जो हेडिंग पढ़ती है, तो अंदर की जो हेडिंग कहती है, जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट, यानी हॉस्पिटल कैसा हो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, हॉस्पिटल चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, चाहे केंद्र सरकार द्वारा खोला गया हो या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा खोला गया हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा खोला गया हो, यदि ऐसा काम नहीं करती हैं तो उस स्थिति में यह देखा जाएगा जो 1 वर्ष तक जुर्माना, 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो कारावास होगा वो किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा। अब मान लीजिए जो उपचार होता है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो पुलिस थाने के बारसात अधिकारी को दी जाती है। अब सेक्शन आता है हमारा 167A। तो अब आपको ज़्यादा सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कीवर्ड याद होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, 166 में कह रहा था कि विधि की अवज्ञा, और 167 में क्या है, लोक सेवक क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्षतिकारक करने के लिए अशुद्ध दस्तावेज रच रहा है। यानी किसी व्यक्ति को क्षतिकारक करने के लिए अशुद्ध दस्तावेज रचना, क्या कर रहा है, अशुद्ध दस्तावेज रच रहा है। क्या कर रहा है, रच रहा है। रच रहा है यानी फर्जी दस्तावेज बनाना लोक सेवक द्वारा, तो 167B के तहत दोषी माना जाएगा। अब देखना, जो दस्तावेज होगा वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या किसी भी प्रकार का दस्तावेज होगा, तो फिर कितना दंड दिया जाएगा। तो इसमें भी जो दंड है वो है चोरी के समान। चोरी के समान से मतलब है 3 ईयर, यहाँ लिख देता हूँ, 3 ईयर फाइन या बोथ। तो ये इसका पनिशमेंट है। अब 168 और 169 में आपको कुछ नहीं करना। 168 में आपको कीवर्ड याद रखना है व्यापार। व्यापार कर रहा है लोक सेवक, और यहाँ पर लोक सेवक बोली लगा रहा है। 168 और 169 ये आपको कीवर्ड याद होना चाहिए। मान लीजिए एक लोक सेवक है, वो व्यापार कर रहा है। मैं आपको हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा हुआ है, तो ऐसा 168 के तहत दोषी माना जाएगा। और बोली लगाता है तो 169 के तहत दोषी माना जाएगा। अब आता है हमारा 170। अब 170 है कि लोक सेवक का प्रतिरूपण करना। क्या करना, प्रतिरूपण। प्रतिरूपण। अब देखिए लोक सेवक द्वारा प्रतिरूपण कैसे होगा। लोक सेवक के कपड़े पहनना, या मान लीजिए ऐसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ तब आपकी समझ में आ जाएगा। 170 मान लीजिए ए एक नॉर्मल व्यक्ति है और बी लोक सेवक है। अब ये बताता है कि मैं ही लोक सेवक हूँ। ए बी का नाम बता देता है कि मैं ही बी हूँ। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, प्रतिरूपण किया है। तो ऐसे प्रतिरूपण के लिए जो दंडित किया जाएगा किसको, अन्य व्यक्ति को, तो वो किया जाएगा 170 के तहत दंडनीय माना जाएगा। अब आता है हमारा 171। तो 171 कहता है कि 171 ये कहता है कि पोशाक पहनना किसकी, लोक सेवक की। लोक सेवक की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। पोशाक पहनना या टोकन
धारण करना, ये 171। अब टोकन धारण करना या पोशाक पहनने के लिए हमारा एक सेक्शन और आता है, वो आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अध्याय 7 से संबंधित था वो, चैप्टर नंबर 7 और 140 सेक्शन नंबर है। इसमें क्या है, सैनिकों की पोशाक या टोकन धारण कर रहे तो दंडनीय माना जा रहा था 140 में, यहाँ पर 171 में दंडनीय माना जा रहा है। तो आज का जो हमारा अध्याय 9 है, वो अध्याय 9 यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो का ज़्यादा लंबा ना जाए तो इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और यदि वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने की तो मैं किसी से कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप जीएफ लॉ क्लास के परिवार के सदस्य हैं, तो आप सब्सक्राइब पहले से ही कर लेते हैं क्योंकि आप परिवार में आ रहे हैं। आप सभी ने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।